अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। जो ही भर्ती सिपाही ने तय खाने के फर्श पर पाँव रखा, मैं भूखे शेर की तरह उस पर झिपटा और अपना लोहे की लठ जैसा बाजू उसकी गर्दन में डालकर उसे अपनी तरफ खींच लिया और पिस्तौल उसके सर से लगा दिया और सरगोशी किया। अस्टीन गन नीचे गिरा दो, नहीं तो तेरा सर पाश पाश कर दूंगा, मैंने सख्त लहजे में कहा। वो अगरचा फौजी था, मगर उस वक्त वो मेरे शिकंजे में आ चुका था। उसकी ठोड़ी ऊपर को उठ गई थी और हलक से खर खर की आवाज़ निकलने लगी थी। मैंने घुटना उसकी पीठ पर मारा। फौजी ने स्टीन गन नीचे फेंक दिया। पोशाली ने लपेट कर उसे उठा लिया। टार्च की रोशनी सीढ़ियों पर पड़ी और उसी करख्त फौजी की आवाज़ ऊपर से दोबारा आई। मलखी राम जंगली नीचे कहाँ जाकर मर गया है। मैंने शिकंजे में लिए हुए हिंदू फौजी के कान में कहा, उसे बोल के नीचे आ जाओ, नहीं तो मैं तेरा भेजा पुर्जे पुर्जे कर दूंगा। मलखी राम की गर्दन के गिर्द कसा हुआ शिकंजा मैंने जरा सा ढीला कर दिया, लेकिन पिस्तौल की नाली उसके सर में और ज्यादा दबा दिया। सिपाही मलखी राम ने अजीब सी आवाज में कहा, नीचे आ जाओ सारा। फौजी अफसर मलखी राम की आवाज सुनकर टार्च रोशन किए धड़ाधड़ सीढ़ियां नीचे उतरता आ गया। पोशाली ने स्टीन गन नीचे रखकर पिस्तौल संभाल लिया था। जो ही हिंदू फौजी अफसर तहखाने में आया, पोशाली ने उसके सर का निशाना लेकर फायर कर दिया। गोली उसके सर को फाड़ती हुई निकल गई। फौजी अफसर मुंह के बल लड़खड़ा कर आगे गिर पड़ा। उसके गिरते ही मैंने दूसरा फायर कर दिया, मगर यह फायर मलखी राम के सर पर किया गया था, क्योंकि उसका जिंदा रहना किसी तरह भी हमारे मिशन के मफाद में नहीं था। वो भी कटे हुए दरख्त की तरह अपने अफसर के ऊपर गिर पड़ा। टार्च जमीन पर गिरने के बाद अपने आप बुझ गई थी। मैंने पोशाली से कहा, तुम यहाँ ठहरो, मैं ऊपर देखता हूँ। मैं बेआवाज कदमों से मुर्दा खाने के ऊपर वाले कमरे में आ गया। वहाँ कोई और फौजी नहीं था। मुर्दा खाने का दरवाज़ा खुला था। मैंने लपेट कर उसे बंद कर दिया। लगता था कि ये दो फौजी इधर राउंड लगाने आ गए थे। वापस आकर मैंने और पोशाली ने ऊंची अलमारियों को दीवार से पीछे खिसकाने की जिद्दोजहद शुरू कर दिया। बड़ी जिद्दोजहद के बाद अलमारी को हम थोड़ा सा पीछे खिसकाने में कामयाब हो गया। उसके पीछे दीवार में लगा हुआ एक सेफ नजर आ गया। पोशाली ने मेरे इशारे पर जल्दी से टॉर्च रोशन कर दिया। सेफ का दरवाज़ा स्टील का था, जिसके दरमियान में कंप्यूटराइज्ड गोल ताले के अंदर 3 देरों में अंग्रेजी के अल्फाज और हिंसे लिखे हुए थे, मगर हमें इन हिंसों और हरूफ के साथ सर खपाने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने पिस्तौल की नाली का रुख सेफ के ताले की तरफ किया और लुबलुबी दबा दिया। ठक की आवाज़ के साथ नाली में से गोली निकलकर ताले से टकराई और वो टूट गया। मैंने हैंडल पकड़कर सेफ का दरवाज़ा खोल दिया। अंदर एक ही खाना था, जिसमें कुछ लिपटी हुई दस्तावेजात थी और एक तरफ एक गोल स्टील की डबिया पड़ी थी। मैंने उसे बाहर निकालकर टॉर्च की रोशनी में देखा। उसमें मैक्रो फिल्म का छोटा सा रोल लिपटा हुआ था। फिल्म की एक जनब चिट लगी थी, जिस पर हिंदी में चाणक्य लिखा हुआ था। मेरा चेहरा खुशी से खिल उठा था। मैंने पोशाली से कहा, यही चाणक्य प्लान की मैक्रो फिल्म है, अब यहाँ से निकल चलो। फिल्म की गोल डबिया मैंने अपनी पतलून की पिछली जेब में डाल लिया और पिस्तौल हाथों में लिए जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़कर मुर्दा खाने के ऊपर वाले कमरे में आ गया। यहाँ आते ही हमें दूर से कहीं अलार्म बजने की आवाज़ सुनाई दी। साथ ही एक तरफ से आदमियों के दौड़ने की आवाज़ आने लगी। हुआ असल में यह था कि सेफ के ताले पर गोली लगते ही मिलिट्री अस्पताल के मॉनिटर रूम में खतरे का अलार्म बज उठा था, लेकिन मॉनिटर रूम चूंकि मुर्दा खाने से दूर था, इसलिए हमें इतना मौका मिल गया था कि हम सेफ में से मैक्रो फिल्म निकाल कर ऊपर आ जाते। हम मुर्दा खाने के दरवाजे में से निकलकर रकबी ग्राउंड की तरफ भागे ही थे कि हम पर बरीन गन की गोलियों की बौछार होने लगी, मगर खुशकिस्मती से गोली हमें नहीं लगी। पोशाली ने जेब से ग्रेनेड निकाल कर उसकी पिन खींची और जिधर से फायर आया था उधर उछाल दिया। साथ ही हम गटर वाले मैन होल की तरफ भागे। दस्ती बम का धमाका हुआ और तड़ तड़ गोलियां चलने लगी। फायरिंग के शोर में फौजियों के एक दूसरे को पुकारने की आवाज़ें भी आ रही थीं। हमने ऊपर तले मजीद 2 ग्रेनेड और फेंक दिए। कुछ लम्हे के लिए फायरिंग रुक गई। अब मिलिट्री अस्पताल के गेट की तरफ से भी फायरिंग शुरू हो चुकी थी। पोशाली ने मुर्दा खाने के दरवाजे के अंदर 2 हैंड ग्रेनेड फेंक दिए। 2 धमाके हुए और जाहिर है अंदर स्पर्ट के मर्तबान पड़े हुए थे। वहाँ आग लग गई। इतनी देर में फिर फायरिंग शुरू हो गई। गोलियों की रोशन लकीरें रात के अंधेरे मुर्दा खाने की तरफ जा रही थीं। अब हम मुर्दा खाने के अकब में मैन हॉल पर पहुंच गए थे। मैंने पहले पोशाली को नीचे उतारा, इसके बाद मैं उतर गया
और ढकने को आनी सलाख की मदद से घसीट कर ऊपर करके मैन होल पर फिट कर दिया। हम गट्टर में उस तरफ दौड़ने लगे जिधर हमारी गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी थी। गट्टर की दीवार के साथ दौड़ते दौड़ते हम मोड़ घूमकर उस मैन होल के नीचे आ गया जिसके ऊपर बहर अस्पताल के एक भी दीवार के करीब है। सड़क पर खलील भैया पुलिस गाड़ी लिए खड़ा था। हमें डर था कि फायरिंग की आवाज़ों से घबरा कर कहीं वो वहां से चला ना गया हो। मैंने लोहे की सीढ़ी के पास खड़े होकर ऊपर मैन होल के ढक्कन पर एक निगाह डाली। हम आती दफ़ा मैन होल के ढक्कन के नीचे एक तरफ ऐनी सलाख फंसा कर आए थे ताकि बाहर निकलते वक्त ढक्कन उठाने में आसानी हो। उस ढक्कन में ऐनी सलाख फंसाने से जो बारीक दराज पैदा हो गई थी उससे रोशनी अंदर आ रही थी। पहले यह रोशनी नहीं थी क्योंकि खलील की वैगन उसके ऊपर खड़ी थी। मैंने पुशाली को ढक्कन की जानब से अंदर आती रोशनी दिखाई और कहा कि मेरा ख्याल है खलील इस अफरा तफरी में वैगन लेकर चला गया है। पुशाली ने ऊपर देखते हुए कहा, तुम जाकर बाहर झांकने की कोशिश करो। मैं मैन होल के दीवार के साथ चिमटी हुई छोटी सी यानी सीढ़ी पर चढ़कर ढक्कन के पास आ गया और सर को एक तरफ करके दराज में से बाहर झांका। मुझे सड़क पर फुटपाथ के साथ एक फौजी ट्रक खड़ा नजर आया। मैंने नीचे उतरकर पुशाली को सूरत हाल से आगाह किया तो वो गटर की सुरंग में पीछे देखने लगे। अगर सिपाही हमारी तलाश में नीचे आ गया तो यहाँ से हम फरार ना हो सकेंगे। ठहरो, मैं ऊपर जाकर देखती हूँ। हमें हर हाल में इस मैन होल से भागना होगा। पुशाली ऊपर चढ़ गई। थोड़ी ही देर बाद नीचे उतरी और कहने लगी, खलील यकीनन सूरत हाल की संगीनी के पेश नज़र वैगन लेकर फरार हो गया है। मैं समझती हूँ कि उसने बहुत अच्छा किया क्योंकि अगर वो फौजियों के हत्थे चढ़ जाता तो हमारा मौसम भी ज़रूर पकड़ा जाता और उसका सारा ख़ानदान तबाह हो जाता। क्योंकि मैं नहीं समझती कि खलील मिलिट्री पुलिस का तशद्दुद ज़्यादा देर तक बर्दाश्त कर सकता। मैंने पुशाली को मशवरा दिया कि हमें किसी दूसरे मैन होल से निकलने की कोशिश करनी चाहिए, मगर वो मिस्र थी कि इस मैन होल से निकलना चाहिए क्योंकि कोई पता नहीं कि फ़ौजी कब हमारी तलाश में इस गटर के अंदर आ जाएं। मैं एक बार फिर रहनी ज़ैना चढ़कर मैन होल के ढक्कन के पास आ गया और दोबारा बड़े गौर से दराज में से बाहर सड़क का जायजा लिया। फौजी ट्रक मैन होल से थोड़े ही फासले पर खड़ा था। मेरे देखते ही देखते उस ट्रक के पहलू से निकलकर एक फौजी जीप तेजी से आगे आई और उसके दोनों पहिए मेरी तरफ बढ़े। मैंने गैर इरादी तौर पर अपना सर नीचे कर लिया। जीप का पहिया एन मैन होल के ढक्कन के ऊपर आकर रुक गया। ढक्कन में से हल्की सी कड़क की आवाज़ आई और रहनी सलाख मजीद दब गई। अब इस मैन होल का ढक्कन उठाकर बाहर निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं जल्दी से नीचे उतरा और पोशाली को बताया कि ढक्कन के ऊपर फौजी जीप का पहिया आ गया है। वो परेशान से होकर गटर की सुरंग के पीछे की जानब देखने लगी। चलो इस तरफ भाग निकलते हैं, इस गटर का आगे ज़रूर कोई मैन होल होगा। हम गटर की सुरंग में मुखालिफ सिमत को तेज तेज चलने लगे। आगे कुछ दूर तक अंधेरा छाया रहा। हम दीवार पर हाथ रख के आगे बढ़ते चले जा रहे थे। गटर की सुरंग आगे जाकर बाएं जानब घूम गई। कुछ फासले पर एक कमज़ोर सा बल्ब रोशन था। हम भागकर उस बल्ब के नीचे पहुंचे। ख्याल था कि शायद वहां कोई ऊपर मैन होल होगा, मगर ऐसा नहीं था। हम बल्ब की कमज़ोर रोशनी में आगे बढ़ने लगे। थोड़ी देर के बाद बल्ब की रोशनी ने हमारा साथ छोड़ दिया और हम एक बार फिर अंधेरे में घिर गए। गटर की फिजा नागवार बू से बेहद बोझल हो रही थी। हम गटर के अंदर दीवार का सहारा लिए छोटे से फुटपाथ पर काफ़ी दूर तक चलते चले गए। खुदा जाने यह गटर आगे कहाँ जा निकलता था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक जगह हमारे सरों के ऊपर गाड़ी के तेज़ी से निकल जाने की आवाज़ आई। मैंने पेंसिल टार्च जलाई लेकिन वहाँ कोई ऐसी सीढ़ी नहीं थी जो ऊपर किसी मेन होल को जाती हो। गटर की सुरंग उसी तरह आगे चली जा रही थी। हम दोबारा आगे बढ़ने लगे। मैंने घड़ी पर निगाह डाली। रात के 2 बज चुके थे। अचानक हमें ताज़ा हवा का झोंका महसूस हुआ। ठंडी हवा का यह झोंका सामने की तरफ से आया था। मैंने पुशाली से कहा कि आगे ज़रूर कोई मैन होल खोला हुआ है, ये हवा उसी में से आ रही है। थोड़ी दूर गए होंगे कि हमें पानी के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। फिर अंधेरे में हमारे सामने ढलान में एक शगाफ में से रात की फीकी धुंधली रोशनी का अक्सा नजर आया। पुशाली ने कहा, हम किसी सड़क के नीचे चल रहे हैं, यहाँ ज़रूर कोई मैन होल होगा। पुशाली ने तशवीश के साथ कहा, मेरा ख्याल है आगे कोई बड़ा गटर है, मगर ऐसा नहीं था। जब हम शगाफ के करीब पहुंचे तो देखा कि पानी लोहे के एक जंगले में से गुजरकर बाहर खुली फिजा में एक नाले में गिर रहा था। हम वहां रुककर शगाफ का जायजा लेने लगे।
सितारों की बहुत फीकी सी रोशनी ताज़ा ठंडी हवा के साथ अंदर आ रही थी। बाहर कोई आवाज़ वगैरह सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने पुशाली से कहा, मेरा ख्याल है कि यह वही गंदा नाला है जो अस्पताल के हक्म में कुछ फासले पर से गुजरता है, लेकिन शगाफ पर लोहे का जंगला लगा है। हम इसमें से कैसे गुजरेंगे? इसको तोड़ना होगा। लेकिन हमारे पास जंगले को तोड़ने के लिए आनी सलाख नहीं थी। वो तो हम गट्टर में ही फेंक गए थे। पोशाली ने पिस्तौल के फैरों से जंगले की एक जानब सलाखों को तोड़ने का मशवरा दिया, लेकिन मैंने यह कहकर इस मशवरे पर अमल करना मुनासिब न समझा कि हम अभी तक अस्पताल की हदूद में थे और आवाज़ सुने जाने का खतरा मौजूद था। मैंने जंगले की सलाखों को झटका दिया। जंगला मजबूत था। पोशाली ने इधर उधर टटोल कर एक जगह से ईंट उखेड़ कर मुझे दिया। इससे जंगला तोड़ने की कोशिश करो। ईंट की ज़रब की आवाज़ पिस्तौल की आवाज़ से कम नहीं होगी। हमें एहतियात से काम लेना चाहिए, क्योंकि मुमकिन है कि आसपास भारतीय फौजी हमारी तलाश में हों। मेरा जहन तेज़ी से सोच रहा था। मैंने एक बार फिर झुककर हाथों से जंगले की सलाखों का जायजा लिया। एक जगह से मुझे सलाख कुछ ढीली सी महसूस हुई। मैंने उस पर जोर आजमाई शुरू कर दिया। मेरा हाथ दर्द करने लगा, लेकिन मैं सलाख को दीवार से उखाड़ने में कामयाब हो गया। अब पोशाली मेरी मदद करने आ गई थी। निसफ घंटे की जिद्दोजहद के बाद हमने 5 सलाखें उखाड़ डाली। अब इतनी जगह बन गई थी कि हम उसमें से सीमेंट सिमटा कर गुजर सकते थे। पहले मैं उसमें से निकला और फिर पोशाली को बहराने का इशारा किया। थोड़ी सी कोशिश के बाद वो भी बहर निकली। हमने इर्द गिर्द अंधेरे में गौर से देखा। यहाँ इतना अंधेरा नहीं था। सितारों की हल्की हल्की चमक में दूसरे किनारे पर उगी हुई झाड़ियाँ हमें बड़े बड़े सियाह धब्बों की तरह दिखाई दे रही थीं। हम तेजी से एक तरफ ढलान में उतर गए। यहाँ गंदे नाले का पानी बह रहा था। मगरब की तरफ से एक जगह गंदे नाले के ऊपर से लोहे के 2 बड़े बड़े पाइप एक साथ जुड़े हुए गुजरते थे। शायद ये वाटर सप्लाई के पाइप थे। हमने उन पाइपों पर लेट कर रेंगते हुए गंदे नाले को अबूर किया। अब हम कश्मीरी दरवाजे को जाने वाली सड़क पर मौजूद थे। मेरा प्रोग्राम उसी सड़क पर जाने का था। वहाँ ज़्यादा देर रुकना मुनासिब न था, इसलिए हम हत्तल मकदूर कपड़ों को ठीक ठाक करके उठे और नाले के ऊंचे किनारे से उतर कर कच्ची सड़क पर आ गए। यहाँ जगह जगह कूड़े करकट के ढेर लगे थे। काफ़ी फासले पर दिल्ली शहर की फैली हुई आबादियों की इक्का दुक्का रोशनियाँ झिलमिला रही थीं। रात ने ढलना शुरू कर दिया था। उस वक्त हमें शिद्दत से किसी ऐसे रक्शे या टैक्सी की ज़रूरत थी जो हमें तिमारपुर पहुँचा दे। मैक्रो फिल्म मैंने पोशाली को दे दी थी, क्योंकि मुमकिन था कि हमें फौरी तौर पर अलग हो जाना पड़ता। अभी हम थोड़ी ही दूर गए थे कि सामने से एक गाड़ी की रोशनी हमें दिखाई दी। हम जल्दी से सड़क के एक जानब खेत में उतर गए। यहाँ फसल ऊंची थी। हम उसकी ओट में छुप कर बैठ गए। यहाँ से हमें गाड़ी की रोशनियाँ नजर आ रही थीं। वो कोई फौजी जीप थी। जीप थोड़ी दूर जाकर जगदम रुक गई। फिर हमें कड़क सी आवाज़ सुनाई दी, वो इधर ही थे, पकड़ो। ये सुनना था कि मैंने पोशाली के बाजू को जोर से टहुका दिया और सामने वाले खेतों की तरफ दौड़ पड़ा। पोशाली भी मेरे पीछे थी। यह इलाका खेतों का नहीं था, लेकिन मजाफाती बस्तियों के दरमियान कहीं कहीं ज़मीन के टुकड़ों पर हल चलाकर फसल बो दी गई थी। हमें अपने पीछे सड़क पर मर्दों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं जो एक दूसरे को पुकार रहे थे। हम अंधाधुंध भागे जा रहे थे। यह इत्मीनान था कि अंधेरे की वजह से हमें दूर से देखा नहीं जा सकता था। एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे खेत में से निकलते हुए हम मजाफाती बस्ती के शुरू के मकानों की एक गली में घुस गए। गली सुनसान थी। हम दौड़ते हुए एक मकान की आड़ में खड़े होकर अपनी सांसें दुरुस्त करने लगे, जो भागने की वजह से बेतरतीब हो गई थीं। मेरा ख्याल है कि अब वो हमारे पीछे नहीं है। पोशाली की सांस भी बुरी तरह फूली हुई थी। अपने सांस पर काबू पाने की कोशिश करते हुए बोली, अगर वो फौजी थे तो हम अब भी महफूज नहीं हैं। वो इधर भी आ सकते हैं। मैंने उसे कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर खामोश हो गया। उसी लम्हे एक कार गली में दाखिल हुई थी। हम दोनों कुछ दूर एक जगह खड़े थे। कार तेजी से आई और फिर एक इमारत के सामने उसके ब्रेक चिरचिराया। फौरन ही उसकी ड्राइवर सीट का दरवाज़ा खुला और एक आदमी तेजी से निकलकर इमारत के गेट में दाखिल हो गया। वो खुदा जाने की जल्दी में था कि उसने इंजन भी बंद न किया। खुदा ने हमारे लिए मौका फराहम कर दिया था। जल्दी से उठो, मैंने पोशाली को मुखातिब किया। उसने उठने में देर नहीं की थी। हमने लपक कर गली पार किया। जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला। मैं ड्राइविंग सीट पर और पोशाली मेरे साथ वाले सीट पर बैठ गया। 1 सेकंड के अंदर मैं गाड़ी को फास्ट गियर में डालकर सड़क पर ले आया
और फिर उसे कश्मीरी दरवाजे की दूसरी तरफ कुसिया गार्डन के हक में निकाल आया। अब मेरा रुख तिमारपुर की तरफ था। अलीपुर के करीब पुलिस चेकिंग का खतरा था, लेकिन मुकद्दर हम पर बड़ा मेहरबान था। हम किसी रुकावट के बगैर उस गैराज तक जा पहुंचे थे जो खलील की मलकियत था। गैराज अंधेरे में डूबा हुआ था। खलील वहां भी नहीं था। बात तो ज़ाहिर है तशवीश वाली थी, लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं था कि उसकी तलाश में वक्त ज़ाय करते। पोशाली को मैंने वहां छोड़ा और कुछ ज़रूरी बातें उसे समझाकर वहां से निकल आया। मैक्रो फिल्म भी उसके पास रहने दी थी। वापसी का सफ़र भी कुछ खास मुश्किल नहीं था। मैं कश्मीरी दरवाजे पहुंचा। रात के स्पेयर भी वहां दिन का समा था। छीनी हुई गाड़ी मैंने एक तरफ अंधेरे में खड़ी कर दी और उतर आया, लेकिन इससे पहले मैं अपनी और पोशाली की उंगलियों के निशानात मिटाना नहीं भूला था। ज़रा फासले पर मुतअद्दिद खाली रिक्शे और टैक्सियाँ मौजूद थीं। मैंने एक टैक्सी लिया और उसे अपने बंगले से करीबी सड़क का पता बताकर अकबी सीट में धंस गया। सुबह मैं दफ्तर से छुट्टी नहीं करना चाहता था, हालांकि मैं इस कदर थक गया था कि बड़ी आसानी से बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी ले सकता था। मगर उस रोज़ बांस के करीबी रहने में बेहतरी थी, क्योंकि उसे अब तक यकीनन खबर मिल चुकी होगी कि मिलिट्री अस्पताल से खुफिया दस्तावेजात चोरी हो गई हैं और गैर मुल्की एजेंट मुकाबले के बाद फरार हो गए हैं। अखबार आया तो मैंने उसे उठाकर गौर से देखा। मेरी आंखें मिलिट्री अस्पताल वाली खबर को तलाश कर रही थीं। हिंदुस्तान टाइम्स के आखिरी सफ़े पर सिर्फ इतनी सी खबर दी गई थी कि रात मिलिट्री अस्पताल के मुर्दा खाने में किसी केमियाई मादे के फटने से आग लग गई, मगर उसे फ़ौरन ही बुझा लिया गया। किसी नुकसान की इतला नहीं मिली। मैंने अखबार एक तरफ फेंका और गुस्ल खाने में घुस गया। दफ्तर में बिल्कुल ठीक वक्त पर पहुंचा। सब कुछ हस्बे मामूल था। चीफ ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। वहां विश्राम और सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो के एजी मिस्टर रामास्वामी पहले ही बैठे थे। मुझे मालूम था कि ये सब लोग किस लिए जमा हुए हैं। मैंने नमस्कार किया और कुर्सी खींच कर बैठ गया। मुझे मालूम था कि चीफ किसी टॉप सीक्रेट मसले पर मुझसे कभी बात नहीं करेगा, लेकिन खिलाफ तवक्को उसने मिलिट्री अस्पताल से खुफिया दस्तावेजात चोरी हो जाने की बात शुरू कर दी। शायद सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो के एजी मिस्टर रामास्वामी के सामने ऐसा करना पड़ा था, क्योंकि बहरहाल मैं प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट के खसूसी इंटेलिजेंस ब्यूरो का फर्स्ट सेक्रेटरी था। उसकी बातों से मुझे मालूम हुआ कि मुर्दा खाने में जो आग लगी थी उससे सिर्फ ऊपर वाला कमरा ही जला था। तय खाने तक आग ज़रूर पहुंची थी, मगर खुफिया सेफ को बचा लिया गया था। दूसरी खुफिया दस्तावेजात भी महफूज रही थीं। मुझे मालूम हुआ कि आग के इब्तदाई शोलों ने सेफ के हैंडल और दरवाजे पर से इंसानी उंगलियों के निशानात मिटा दिए थे। यह बात शायद तिवाड़ी मुझे न बताता, मगर एजी रामास्वामी ने मुझे एक जिम्मेदार अफसर समझते हुए मेरी मौजूदगी में ही बयान दी थी। मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, क्योंकि जल्दी में हम वहां से अपनी उंगलियों के निशानात मिटाना भूल गए थे। खुफिया फिल्म एजेंट चुरा ले जाने में कामयाब हो गए थे। इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है, तिवाड़ी ने बताया। हुकूमत भारत के पास इसकी एक कापी मौजूद है, मगर इससे हमारी बड़ी बदनामी हुई है। इसका मतलब है कि गैर मुल्की एजेंट जब और जहां चाहें घुसकर हमारी खुफिया दस्तावेजात पर हाथ साफ कर सकते हैं। मिस्टर रामास्वामी ने कहा, अगरचे इसका बराह रास्त आपके महकमे से ज़्यादा ताल्लुक नहीं है, मगर इसकी ज़्यादा आप पर भी पड़ती है। रक्षा मंत्री ने मुझे रात ही फ़ोन पर चेतावनी दे दी थी कि अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर गैर मुल्की एजेंट पकड़े ना गया तो मुझे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेंगे। उसने तिवाड़ी विश्राम और मेरी तरफ बारी बारी देखा और गहरी सांस लेकर कहा, यह मत समझें कि आप महफूज हैं। चार्ज शीट आपको भी मिल सकती है। किस्सा मुख्तसर 1 घंटे तक यह खुफिया इजलास जारी रहा, जिसमें फैसला किया गया कि शहर में गैर मुल्की और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी जासूसों की तलाश का काम हंगामी सतह पर शुरू कर दिया जाए। तमाम मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया जाए और जो पाकिस्तानी यहाँ जासूसी के इल्ज़ाम में कैद हैं उन पर शदीद तशद्दुद किया जाए, ताकि वो दिल्ली में मौजूद अपने साथी एजेंटों के नाम और पते बता दें। जी मिस्टर रामास्वामी चले गए तो मिस्टर तिवाड़ी ने हमें एक लंबा चौड़ा लेक्चर देते हुए हुक्म दिया कि फौरी तौर पर मशकूक अफराद की निगरानी के लिए ख़ास आदमी तैनात किए जाएँ। हमारी खुफिया फहरिस्त पर दिल्ली के मशकूक अफराद वो लोग थे जो भारत में मुसलमानों के जायज़ और मजहबी हकूक़ की बात करते थे। उनमें इंडियन मुस्लिम लीग के अहदेदारों के नाम ख़ास तौर पर नुमाया थे। उनके पीछे तो सीआईडी के आदमी हर वक्त लगे रहते थे। मैंने ज़्यादा मोहतात होने का फ़ैसला कर लिया, क्योंकि यह एक खुली हकीकत थी कि मैं अब मिस्टर तिवाड़ी की कड़ी निगरानी की जद में हूँगा।
अगर मुझे कोई डर था तो सिर्फ ये कि कहीं इन लोगों पर मेरे मुसलमान होने का राज फांश न हो जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र था कि अभी तक ये राज सिर्फ मुझ तक ही महदूद था। रामास्वामी के जाने के निस्फ घंटे बाद तक तिवाड़ी हमारे कानों में जहर घोलता रहा और बिलाखिर उसने इजलास बर्खास्त करने का ऐलान कर दिया। मैं वापस अपने कमरे में आ गया था। दोपहर को लंच के बाद मैं अपने कमरे में काम कर रहा था कि मिस्टर तिवाड़ी मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुआ। मैं हैरान रह गया। कैप्टन मेहता, वो आते ही खुश दिली से बोले, आज लंच के बाद तुम्हारा सिगार पीने को जी जा रहा था। मैंने जल्दी से सिगार निकाल कर पेश किया। सिगार सुलगाते हुए मिस्टर तिवाड़ी ने भुमें ऊपर चढ़ाकर मेरी तरफ देखा, फिर सिगार का कश लगाया और बोले, यह तुमने अच्छा किया जो सिगरेट छोड़कर सिगार शुरू कर दिया। मेडिकल बोर्ड का भी ख्याल है कि सिगार ज़्यादा नुकसान नहीं देते। मैंने उसे कुर्सी पेश की, मगर वो बोला, बस मैं तो सिगार पीने आया था। और हाँ, तुम्हारी गाड़ी अभी तक गैराज में ही पड़ी है। क्या खराबी है उसमें कैप्टन? उसका क्लच खराब है सर। वो मेरी तरफ घूर कर देखने लगा। कैप्टन, तुम्हारी आंखें सुर्ख हो रही हैं। क्या तुम रात सोए नहीं? मैंने जेब से रुमाल निकाल कर आंखें साफ करते हुए कहा, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। आंखों में कल से कुछ सोजिश सी महसूस हो रही थी। वो मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। मैंने इत्मीनान की सांस लिया। उसे मुझ पर शक था। इससे पहले मिस्टर टंडन का जो अंजाम हुआ, वही अंजाम उसका भी हो सकता था। मैंने दिल में खतरनाक मगर इंतहाई अहम फैसला किया और कुर्सी पर बैठकर काम में मसरूफ हो गया। गाड़ी आज भी मैंने दफ्तर में ही छोड़ने का फैसला किया था। चुनाचे छुट्टी होने के बाद मैं बाहर निकलकर निपे तले अफसराना अंदाज से सड़क पर चल दिया। इरादा यही था कि आज दफ्तर की गाड़ी की बजाय टैक्सी से घर जाऊंगा। थोड़ी ही दूर गया था कि एक रक्षा अचानक मेरे करीब आकर खड़ा हो गया। मैंने पलट कर देखा। ड्राइविंग सीट पर खलील था। साहब, रक्षा खाली है, उसने खालिस ड्राइवरों के अंदाज में कहा, और मैं कोई हिज्जत किए बगैर उसमें बैठ गया। अगले चौक तक वो खामोशी रहा, लेकिन जो ही मोड़ मुड़ा, उसने बोलना शुरू कर दिया। आपकी एक अमानत मेरे पास मौजूद है। शाह जी ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं ये अमानत आप तक पहुंचा दूँ। मैंने उसे पूछा कि रात वो वैगन लेकर कहाँ चला गया था। फौजी अस्पताल के अंदर गोलियां चलने लगी तो वहाँ पुलिस और फौज की गाड़ियां आ गई थीं। चुनाचे मैंने वहाँ से भाग जाने में एहतियात समझी थी। खलील ने जवाब दिया, शाह जी ने मुझे सब बता दिया था, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि आप लोग कामयाबी के साथ वहाँ से निकले। शाह जी ने मुझे रक्षा देकर आपकी तरफ भेजा है। उन्होंने ख़ास तौर पर हिदायत की थी कि मैं आपको रक्षा में उठाते वक्त कोई बात न करूँ। खलील ने रक्षा में बैठे बैठे कोट की अंदरूनी जेब में से रुमाल में लिपटी हुई मैक्रो फिल्म निकाल कर पीछे खिसका दिया, जिसे मैंने उसी वक्त काबू कर लिया। मैंने पोशाली के बारे में पूछा तो खलील ने कहा, हमारी बहन बिल्कुल ठीक है। शाह जी ने आपके नाम एक और पैगाम भेजा है। और फिर खलील ने जेब से एक तय किया हुआ कागज निकाल कर मेरी तरफ पीछे बढ़ा दिया। मैंने उसे भी एहतियात से रख लिया। खलील एक आम रक्षा ड्राइवर की तरह मुझे मेरे बंगले के पास उतार कर और रक्षा का किराया लेकर चल दिया। अपने बेडरूम में आकर मैंने सबसे पहले जेब से रुमाल में से मैक्रो फिल्म की डब्बियाँ निकाली। सबसे अहम मसला उसे किसी महफूज जगह पर छुपाने का था। फौरी तौर पर उसे बाथरूम में एक जगह छुपा कर रख दिया और दूसरी जेब में से भारतीय कैप्टन का खत निकाल कर खो लिया। खत अंग्रेजी में टाइप किया हुआ था और नीचे किसी का नाम नहीं था। सिर्फ इतना लिखा था, आज रात 1 बजे गैराज में पहुंचो, यह बहुत ज़रूरी है। बहन की तबीयत खराब है, उसका वहाँ रहना ठीक नहीं है। मैं समझ गया कि शाहजी पोशाली को वहाँ से किसी दूसरी जगह पहुँचाना चाहते थे। अब मसला रात के 1 बजे दोबारा मेरे घर से निकलने का था। मैंने खत के पुर्जे पुर्जे करके गटर में बहा दिया। शाम के 5 बज रहे थे। कमरा ने चाय मेज़ पर रख दी थी। मैंने चाय का प्याला घोंट लिया ही था कि दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खुला तो 4 पुलिस वाले, एक थानेदार और उनके साथ एक सीक्रेट सर्विस का आदमी शांति कुमार एकदम अंदर आ गया। उसने आते ही प्रणाम किया और किसी कदर घबराई हुई आवाज़ में कहा, सर, हमें किसी ने फ़ोन पर इतला दी है कि इस इलाके में किसी तकरीबकार ने कोई इंतहाई खतरनाक बम प्लांट किया हुआ है। आप प्लीज़ बाहर आ जाएं। हम आपकी कोठी की तलाशी लेंगे। हमारे पास तलाशी का इजाज़तनामा भी है।